नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जेटेट, सीटेट या एमपी टेट, यूपी टेट के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जामों में जो 1 to 5 के एग्ज़ाम होते हैं, L1 के एग्ज़ाम होते हैं, उसके अंतर्गत ईवीएस की जो एग्ज़ाम होती है उसके अंतर्गत मैं आपको पर्यावरण प्रश्नोत्तरी यहाँ पे करवाऊँगा, जिसमें अब तक के आने वाले जितने भी सीटेट, जेटेट या एमपी टेट, यूपी टेट एग्ज़ाम है उसमें अभी तक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हैं उनका कलेक्शन मैं यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करवाना चाहता हूँ। यदि आप भी जेटेट, सीटेट या अन्य किसी भी टेट की तैयारी करते हैं तो आप इसको एक बार देखना ना भूलें। एक बार इस अवश्य ही प्रश्न को देखें। यह सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है जो कि आपके पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कुछ प्रश्न है, आप भी इसको एक बार महत्वपूर्ण रूप से देख लेंगे, आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए देखिए इसके पहले प्रश्न। निम्न में से कौन सा जानवर अंडे देता है? तो इस तरह से होता क्या है कि आपको प्रश्न वहाँ पे 4 गो ऑप्शन के रूप में रहता है, जिसमें ये ऑप्शन आपको मिलेगा, आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में आपके बीच प्रस्तुत किया हूँ, एमसीक्यू के रूप में नहीं किया हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा जानवर अंडे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं कि पेंगुइन जो है, पेंगुइन ऐसा जानवर है जो कि आपको अंडा देता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? तो आप यदि जानवर को सही ढंग से जानते हैं तो ईवीएस के अंतर्गत आपको इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जो आपके पर्यावरण से, जो आपके सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत जुड़े हुए रहते हैं, वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। तो आप यहाँ पे देखिए, पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीज़ है कि कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखिए, जिराफ। वो कौन सा जानवर है? जिराफ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके बीच? तो देखिए तीसरा प्रश्न है, हमारे आसपास में से पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है? तो ये आप बहुखूबी से जानते हैं मेरे दोस्त कि कौन सा जानवर है जिसको हम सभी मनोरंजन के लिए करते हैं। तो आप देखते हैं मदारी लोग जो आता है वो बंदर को लेकर के आता है, जिससे बच्चे सभी लोग देख करके बहुत ही खुश होते हैं। तो कौन सा जानवर हो गया? तो अब आप बता सकते हैं कि हमारे आसपास में पाए जाने वाले जानवर कौन है? बंदर है, जिसका उपयोग आप लोग किसके लिए करते हैं? हम सभी किसके लिए करते हैं? मनोरंजन के लिए करते हैं। तो यही आपका प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। सूरज के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक गाय को स्तनधारी जंतु बताया जाता है। क्यों? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ मेरे दोस्त, इसको एक बार देख लीजिएगा कि स्तनधारी देने कहने का मतलब क्या है। आखिर सूरज को उसके शिक्षक ने जो है पालतू गाय, और अध्यापक जो बताते हैं गाय को स्तनधारी जंतु बताया जाता है। यह स्तनधारी कहने का क्या कारण है, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि स्तनधारी देने का क्या कारण है। तो देखिए उत्तर आपके पास लिखा हुआ है। स्तनधारी होने का मतलब है कि यह क्या करती है? बच्चा देती है। यानी जितने भी स्तनधारी जानवर हो गए, अगर उसको स्तनधारी कहा गया तो वो दूध देगी, वो बच्चा देगी। ये सब ऑप्शन आपके पास होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन था वो क्या है? तो वो बच्चा देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को किसी विशेष उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? आप बताएंगे। जैसे पशु जो हम लोग खरीदते हैं, जो भी आदमी अगर पशु खरीदता है उसका पालन पोषण करता है और उसको विशेष उद्देश्य, जैसे उसको रोजगार के माध्यम से जोड़ करके यदि कुछ करता हो तो वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ईवीएस के क्वेश्चन में आपको बहुत ही, जो सीटेट होते हैं, जो जेटेट या कोई भी टेट एग्जाम होते हैं, वो थोड़ा घुमा फिरा पूछे जाते हैं। उसको आपको दिमाग में कंसर्न करना पड़ता है, कुछ टाइम देना पड़ता है। तो वो क्या कहलाता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप खुद बता सकते हैं वो क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधार पर होता है? माने जंतु जो हम लोग पालते पोसते हैं उनका वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन, उनका अलग अलग जो है आप किस आधार पर करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उनका जो वर्गीकरण होता है वो किसके आधार पर होता है? पोषण के आधार पर, माने वो कैसा भोजन करते हैं। आवास के आधार पर उसको हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। उनकी शारीरिक रचना के आधार पर भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो इनका वर्गीकरण जो होता है वो किस आधार पर होता है? पोषण के आधार पर होता है, आवास के आधार पर होता है और शारीरिक रचना के आधार पर होता है। तो इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिलेगा और वहाँ पे आपको टिकिंग करने हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, ठीक है। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका, जैसे आप कहते हैं कि मृत जीवी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ का नाम निकल करके नहीं आया है, तो आप उसको जानेंगे।
मृत जंतुओं पर जो निर्वाह करता है उसको क्या कहते हैं, मृतजीवी, मृत पौधों ही सबको खाता है। तो यहाँ पर उसी का नाम जो निकल करके आया वो स्कैवेंजर है, स्कैवेंजर कहते हैं उसको, ठीक है। तो आप उसको याद रख लेंगे, स्कैवेंजर। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे 8वां प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मतलब जीव जो होते हैं उसका व्यवहार का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ था आपके। तो जीवों के अंतर्गत जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो किस विज्ञान में किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे उस शाखा को एथोलॉजी कहा जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन कौन सा शाखा करता है, तो एथोलॉजी। एथोलॉजी जो है वो जीवों के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो चलिए आप अब बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न 9 है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को किस रंग में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल काली और सफेद ही दिखते हैं। अगर अन्य रंग का कोई जानवर होगा तो उसको वे नहीं देख पाते हैं। यानी रात में जागने वाले जानवर सिर्फ किस रंग को देख पाते हैं बढ़िया से, और किसको शिकार कर पाते हैं, तो काली और सफेद रंग वाले को। बाकी रंग का उनको नहीं दिख पाता है, तो केवल काली और सफेद रंग वाले को ही वो देख पाते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा गर्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा गर्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है, यानी गर्म पौधे जो होते हैं उनको जंतुओं से कौन अलग करता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्लोरोफिल तथा रसधानी। क्लोरोफिल तथा रसधानी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, गर्म पौधों को जंतुओं से अलग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, ठीक है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। कौन पक्षी होगा बताइए जो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, आपको ये बताने के लिए कहा जा रहा है। तो वह पक्षी जो है वह कौवा है। वह पक्षी कौन है, वह पक्षी कौवा है जो ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। मतलब टैडपोल, मैंने टैडपोल जिसको आप किसको कहते हैं, मेढक को कहते हैं। तो प्रारंभिक जीवन में उसको टैडपोल बोला जाता है। तो किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है, तो वो जो है मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। टैडपोल किसके जीवन की, मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है, तो आप देखते हैं कि एक संबंध जो होता है, आप यहाँ पे जानेंगे अन्योन्याश्रय संबंध के बारे में आपने सुना होगा, अन्योन्याश्रय संबंध, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जानवर को फायदा होता है। जिसे यहाँ पे बगुला जो है पीठ पर बैठ के क्या करता है, उसके कीड़े मकोड़े को खाता है, जिससे उसका उससे पेट भर जाता है। और भैंस को क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपको कीट से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे से तालमेल बना करके रहते हैं, तो उसको अन्योन्याश्रय संबंध कहा जाता है। तो क्या करता है, उनकी कीट को खाता है। बगुला भैंस पर जो कोई भी यहाँ पर पक्षी बैठ जाता है वो क्या करता है, तो उसकी भैंस का जो परजीवी कीट जो रहता है उसको वो क्या करता है, खाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट को खाता है, और उस संबंध को क्या कहते हैं, तो अन्योन्याश्रय संबंध कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर साबित है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो आप जान जाइएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसके पुस्तक है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI है, आया भी बहुत बार है कि द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसका है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपके पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, ठीक है। यदि दोनों को प्रभावित कराता तो क्या कहलाता है, अन्योन्याश्रय। लेकिन एक ही जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, उससे उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सहभोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, सहभोजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, ये MVVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये लगभग टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो जेटेट हो सीटेट हो, तो आप इसको देख लेंगे कि मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, किस समय मधुमक्खी पालन करने से ज़्यादा लाभ मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो समय होता है मैं बता दूं, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में इसका खेती किया जाता है, जिससे मैंने जो भी पालन किया जाता है, जो आपको सबसे अच्छा समय माना जाता है तो है अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। आप देख लेंगे यहाँ पे
चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन जैवीय कारक नहीं है? ठीक है, कौन सा ऐसा कारण है जो जीव जंतुओं को नहीं, जैवीय कारक मतलब कि जीव जंतुओं से संबंधित हो। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन में एक था प्रस्तर। प्रस्तर मतलब क्या होता है? पत्थर। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा? प्रस्तर। प्रस्तर ऐसा है जो जीव जंतुओं से संबंधित नहीं है, पत्थर का जीव जंतुओं से संबंध नहीं है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न पक्षियों में कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? आपको बताना है कि कौन सी पक्षी जो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। तो आप बता सकते हैं कि वो पक्षी कौन सी है। तो वह पक्षी जो है उल्लू है। कौन सी पक्षी है? उल्लू है, जो अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी कौन कौन है? यानी कौन कौन से पक्षी जो है हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यदि आप 1 किलोमीटर तक देख सकते हो तो 4 किलोमीटर देख सकते हो। वह पक्षी कौन कौन सी है ये आपको बतानी है। तो वो पक्षी जो है चील है, बाज है, गीद है। ये सब जो है हम लोग से 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं, चील, बाज, गीद। लेकिन अब इसकी संख्या क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है। इसकी संख्या न के बराबर होते जा रही है। तो चील, बाज और गीद जो आसमान में ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। जंतुओं में पाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं? तो आप देखते हैं कुछ जंतुओं का धारीदार अलग होता है, कुछ जंतुओं में धारी अलग अलग प्रकार की होती है। किस कारण से होता है? तो आप ये जान जाइए कि ये जलवायु के कारण होता है। जैसे जो रेगिस्तान में है वहाँ के जंतुओं का अलग होता है, जो ठंडे क्षेत्र में है वहाँ के जंतुओं का रेघारी अलग होता है, धारी अलग होता है। तो किसके कारण होता है फ्रेंड्स? जलवायु के कारण होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह आज मैंने इस वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चन जो है आपको सीटेट, जेटेट या अन्य एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया। तो यदि आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।